Today our topic will be ST-LT breaker, switchgear basically. Major part is ST part because there are a lot of things to learn from it. ST and LT, nothing so much major. ST it will be get covered basic things. Okay, I will share my screen. Hope the screen is visible to you. Yeah, sir. So this is a breaker nameplate, basically HV breaker that we call about. This breaker is of 12 kV. ठीक है. तो फर्स्ट थिंग्स वाले सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि एचवी के अंदर ना 11 केवी का ब्रेकर क्यों ना हो, ब्रेकर रेटिंग हमें रेटेड वोल्ट 12 केवी पे ही मिलेगा आपको. ठीक है. इसका उससे कुछ इम्पैक्ट नहीं करता है, पर जनरली वो लिखने का ट्रेंड है कि ब्रेकर है हम रेटेड वोल्ट 12 केवी पे लिखते हैं. 33 का 36 वोल्ट पे मिलेगा आपको, 36 केवी पे मिलेगा आपको. ठीक है. इसका कुछ मेजर डिफरेंस नहीं आता है, बस आपको समझना चाहिए इसलिए मैंने लिखा उसके अंदर, ताकि एकदम से लगेगा नहीं क्या हो रहा करके इसका मतलब ऐसा नहीं लगेगा कि गलत सिलेक्शन हो गया करके. तो 11 केवी का ही ब्रेकर रहता है, पर रेटेड एज पर IS नॉर्म्स. वो ऐसा जो टेस्टिंग होता है, या टेस्टिंग नहीं बोलेंगे उसको, नॉर्मल रेटेड कैपेसिटी जो होता है वो 11 पॉइंट ज़्यादा का रखता है जनरली, क्योंकि हमेशा वोल्टेज 11 केवी होना जरूरी नहीं है. कई वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है ना, तो +-5% रहता है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड ना. तो +-5% रह सकता है उसके अंदर. इट इज नॉट इट्स नॉट दिस नॉर्मल थिंग. तो उसको वेरिएंट ईयर ना हो इसलिए 12 केवी पे डिजाइन किया जाता है. ठीक है. ठीक है. हाँ. अब उसके बाद आता है रेटेड करंट. 800 एम्पियर का रेटेड करंट है. ये करंट हमारा डिसाइड करता है, ये हमें डिसाइड करना रहता है. अगर जैसे ब्रेकर आप ट्रांसफार्मर पे लगा रहे हो तो ट्रांसफार्मर का करंट जो LT साइड करंट है, जैसे हमने लिखे 2 MV का ट्रांसफार्मर लिखे थे, तो हमने सपोज 1 MV का ट्रांसफार्मर पकड़े. अगर हमने 1 MV का 11/440 का ट्रांसफार्मर है, तो LT साइड में ST साइड में करंट रहेगा 52 एम्पियर बाई 1033 एम्पियर. ठीक है. तो इस हिसाब से डिसाइड करना है कि हमें कितना एम्पियर करंट ब्रेकर लेना है करके. ठीक है. ये नॉर्मल करंट की बात कर रहा हूँ. ठीक है. इसके अंदर अभी शॉर्ट सर्किट नहीं आया है. नॉर्मल करंट कितना फ्लो होना चाहिए, रेटेड करंट, उसका हिसाब से करना पड़ता है. तो नॉर्मल करंट आप पर ट्रांसफार्मर के करंट के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है. LT में लगा रहे हो आप ब्रेकर अगर, तो 30 इतने एम्पियर का करंट, नॉर्मल करंट फ्लो होना चाहिए. ठीक है. अब 52 एम्पियर करंट तो ब्रेकर मिलता नहीं है. जनरली 630 एम्पियर से शुरू होता है. तो बेयर मिनिमम आपको 630 एम्पियर का ब्रेकर लेना ही पड़ेगा. ठीक है. ये जो ये ब्रेकर सर, ये दिखा. हाँ. 52/333 ये कैसा है ये फॉर्मूला? नहीं, ये तो आपको पावर का ट्रांसफार्मर का फॉर्मूला है ना. ट्रांसफार्मर का है ये. अब P को 1 MV का ट्रांसफार्मर है, हाँ, इलेवन हाँ. थाउजेंड बाई 443 वोल्ट का है. HV का HV 52 एम्पियर लेगा. LV में 1333 एम्पियर लेगा. रेटेड करंट है ये ट्रांसफार्मर का. हाँ, ठीक. ये P को √3 दिया ही जाता है. ये ट्रांसफार्मर का बेसिक है, मतलब ये बस करंट कितना रेटेड है करंट उसका बात कर रहा हूँ मैं. ठीक है. हाँ, ठीक है. तो फिर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, उसका कोई इशू नहीं है ना इंडिया के अंदर. इंसुलेशन लेवल जो है इसके ऊपर बात कर लेते हैं हम. तो बेसिकली इंसुलेशन का है, ये तो हमने बात कर लिए. इसको बेसिक इंसुलेशन बोलते हैं इसको हम. देखिए इसका अंदर इसका मतलब क्या होता है, देखिए कर्व को ध्यान से देखिए. नॉमिनल सिस्टम वोल्टेज हम 11 केवी की बात कर रहे हैं. इंडियन स्टैंडर्ड्स कहता है कि 75 केवी आपको इंसुलेशन लेवल होना चाहिए. बेसिक इंसुलेशन लेवल जो ब्रेकर का होता है ना, वो एटलीस्ट 75 केवी का होना चाहिए. ये स्टैंडर्ड करता है. हेलो विशाल. हाँ सर. जस्ट वी हैव जस्ट स्टार्टेड. हमने जस्ट ST ब्रेकर का स्टार्ट किया, हमने ST स्विच गियर का. ठीक है. तो आपको उसमें कुछ समझे तो मैं थोड़ा पीछे जा सकता हूँ, ज़्यादा लंबा किया नहीं मैंने. तो इसके हाँ, अंदर हाँ. हमने स्टार्ट यहीं से किए थे, नेम प्लेट से. ठीक है. ओके. तो आपने कहाँ से स्टार्ट किया, मतलब वहाँ उसके पहले का थोड़ा बता दूंगा आपको फिर मैं. मतलब सर, अभी जस्ट ये आपको पूरा हुआ तब भी जस्ट मैं ज्वाइन हुआ, ऐसा हुआ. ओके ठीक है.
तो ये ब्रेकर का एसटी ब्रेकर का हम नेम प्लेट देख रहे हैं, स्टार्टिंग नेम प्लेट से किया हमने कि इसका नेम प्लेट में सबको दिया रहता है, तो उसी को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसा इसका डिजाइन फैक्टर में आएगा चेंजेस। ठीक है, अभी ऐसे एग्जांपल 12 केवी लिखा है, ये है ब्रेकर 11 केवी के लिए, पर लिखा है 12 केवी। सिमिलरली 33 केवी का भी अगर आपको 33 केवी का सेटअप है, आप ब्रेकर लेने जाओगे तो मिलेगा 36 केवी का। ये क्यों होता है, कैसा है कि 11 केवी जब आपको फीड किया जाता है, जो भी तरीके डीजी हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया आपका, लोकल सर्कल, लोकल स्टेट बॉडी नहीं होता कि जो सप्लाई करता है, एमसीबी या जो भी स्टेट बॉडी आपको सप्लाई करता है, तो 11 केवी कांस्टेंट नहीं दे सकता आपको, तो 11 केवी +- 5% देता है वो आपको। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड दिस इज ओके। प्लस माइनस वोल्टेज फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन ही बोल सकते, कंटिन्यू 11 के फीड नहीं कर सकते, लोड के ऊपर चेंज होता रहता है। तो 11 केवी का +- 5% हमेशा मिलता रहेगा आपको। तो एकदम कट टू कट 11 केवी होगा तो मुश्किल जाता है, इसलिए 12 केवी पे ये रेटेड होता है ब्रेकर हमारे। ठीक है, तो ये एक्चुअली आप 11 केवी मांगो तो 12 केवी बाय डिफॉल्ट लिख के आएंगे। ठीक है, वो उसका भी डिजाइन किया जाता है ब्रेकर उस हिसाब से। ठीक है, आप 12 केवी का ब्रेकर नहीं मांग सकते हो, 11 केवी के मांगना है, बाय डिफॉल्ट ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, उसके बाद ये जो है 800 एम्पियर, ये बेसिकली नॉर्मल करंट क्या फ्लो होने वाला है ब्रेकर से उसकी बात कर रहे हैं। अगर नॉर्मल करंट की बात करें हम, तो एग्जांपल मैं अगर पकड़ूं, एक मैंने 1 MVA, सॉरी, मैं एक 1 MVA का ट्रांसफॉर्मर लेता हूँ, 11,000/433 वोल्ट्स का वोल्टेज है, तो इसका करंट कितना रहेगा, 52 एम्पियर रहेगा एच टी साइड में, और 1333 एम्पियर रहेगा एल टी साइड में। ठीक है, 433 साइड में 1333, ये रेटेड करंट है, मतलब ये मैक्सिमम करंट है। ठीक है, तो ये 52 के हिसाब से ये करंट डिसाइड होता है। ठीक है, अभी 52 के हिसाब से हर एक साइज के हिसाब से ब्रेकर नहीं बन सकते, क्योंकि ब्रेकर के प्रोडक्शन प्रोसेस के लिमिटेशंस है, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट 630 एम्पियर का सबसे लोअर कैपेसिटी का एसटी में बात करेंगे तो 630 एम्पियर का बनता है। 630 नीचे जाना है तो अब एलटी में जाना पड़ेगा आपको। ठीक, एसटी में नए नए में नहीं मिलता है एज पर आईएससी नॉर्म्स, पुराना कुछ वर्जन हो सकता है जहाँ पे आपको 500 450 एम्पीयर मिल जाए, वो SF6 या ओसीबी टाइप का मिलेगा तो आपको उसमें मिल सकता है। नए वाले के अंदर आपको 630 एम्पीयर के ऊपर ही मिलेगा उसके अंदर। ठीक है, तो 52 से लिंक रहता है ये 800 एम्पीयर। तो अगर जैसे आपको इससे ज्यादा हो रहा है, किसी के तो 25 MVA का ट्रांसफॉर्मर है आपका, तो ऑब्वियसली ज्यादा करंट हो जाएगा आपका, तो उस हिसाब से ये डिजाइन चेंज होते हैं 1250, उस हिसाब से ये ग्रेजुअली करंट बढ़ते रहता है, इट गोज इन द स्टेप्स। तो ये करंट उसका दर्शाता है, जो भी आपको ट्रांसफॉर्मर जैसे हमने कल सिलेक्ट किए उस हिसाब से यहाँ पे करंट आएगा। ठीक है, अगर आपको 630 के ऊपर बढ़ रहा है, 800 को बढ़ रहा है, तो यह करंट बढ़ जाएगा, वरना ये मोर देन सफिशिएंट नॉर्मल करंट के लिए। फ्रीक्वेंसी ना, इंडिया का 50 हर्ट्ज है तो वो इशू नहीं है। हम थे इंसुलेशन लेवल पे। ठीक है, इंसुलेशन लेवल क्या होता है, मैं आपको बेसिक, इट्स कॉल्ड बेसिक इंसुलेशन लेवल, डिफाइंड बाय इंडियन स्टैंडर्ड्स ओनली। देखिए, नॉमिनल सिस्टम वोल्टेज के अंदर एक इंडियन स्टैंडर्ड का बेसिक इंसुलेशन लेवल होना चाहिए 75 केवी का। ये उसके ऊपर इम्पैक्ट दर्शाता है कि 11 केवी पे अगर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया तो इसका जो फ्लैश का इंटेंसिटी है उससे बाहर इतना सस्टेन कर ले थोड़ी देर के लिए। ठीक है, वो बेसिकली इससे ज्यादा अगर फ्लैश शॉर्ट सर्किट हुआ कहीं लाइन के ऊपर, ये इंडियन स्टैंडर्ड डिसाइड करता है, मतलब आपका प्लान की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 11 केवी के ऊपर मैक्सिमम अगर वो एक लिमिट सेट की जाती है 11 केवी पे, एक लिमिट है स्टैंडर्ड हर स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी की कि 11 केवी पे हम 5 सॉरी 5 मेगावाट ही हम आपको सैंक्शन कर सकते हैं। तो उस हिसाब से डेफिनेटली इतना लोड आएगा तो कितना फॉल्ट हो सकता है, कितना कैपेसिटी का आ सकता है, ग्रिड फेलियर हो सकता है क्या, तो उस हिसाब से स्टैंडर्ड है कि 75 केवी आपका इंसुलेशन लेवल होना चाहिए। और भी टाइम डिसाइड होता है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, ये बेसिक शॉर्ट टाइम के लिए रहता है बहुत ही, इतना गया फिर वापस आ गया। तो जनरली हम इंडियन स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं 75। 33 केवी ब्रेकर में जाओगे तो यही वैल्यू हो जाती है 170 केवी। ठीक है, और कोई अगर आपका पुराना है, कोई दूसरा अगर इंडिया के बाहर कहीं का डिजाइन कर रहे हो तो वो ब्रिटिश स्टैंडर्ड मांगते हैं, ब्रिटिश स्टैंडर्ड स्टार्ट ही होता है 33 केवी से। ठीक है, मतलब 11 केवी का भी लोगे तो 200 केवी बाय डिफॉल्ट लेना पड़ेगा आपको उसके अंदर। ठीक है,
अभी आते हैं ब्रेकिंग करंट के ऊपर, ठीक है। तो ब्रेकिंग करंट क्या होता है, 26.3 किलो एम्पेयर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम शॉर्ट सर्किट करंट विदाउट डैमेज टू सर्किट ब्रेकर। ऐसे कल हम केबल का स्टडी नहीं कर रहे थे कि 50 किलो एम्पियर ये मैक्सिमम जा सकता है, तो उस हिसाब से 11 के ब्रेकर का भी आपको फॉल्ट करंट आपको कितना जा सकता है, उस हिसाब से ये ब्रेकिंग करंट आता है उसके अंदर, ठीक। ये ब्रेकिंग करंट दो पार्ट में आते हैं, 12.5 भी मिलता है ब्रेकर का। अभी बहुत से कंपनी कम कर दी है क्योंकि वो उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ना उसका कॉस्ट और इसके कॉस्ट में मेजर डिफरेंस नहीं है, तो फालतू लाइन चलाने की जरूरत क्या है उसके अंदर एक्स्ट्रा का। तो 12.5 किलो एम्पेयर का भी आता था ब्रेकिंग करंट, और 26.3 किलो एम्पेयर का। ये डिपेंड करता है आपके फॉल्ट करंट के ऊपर। आपने जहाँ ब्रेकर लगाया है, आपके सपोज ये ट्रांसफार्मर है, ये ट्रांसफार्मर के बाद आपने ब्रेकर लगाया यहाँ पे 11 केवी का, या यहाँ पे लगाया आपने ब्रेकर, ठीक। यहाँ पे जो फॉल्ट आएगा उसके ऊपर ये ब्रेकिंग का डिपेंड करता है कितना रहना चाहिए करके, ठीक है। फॉल्ट करंट में हम ये पढ़ेंगे कैसे फॉल्ट करंट निकाला जाता है करके, पर जो पॉइंट पे फॉल्ट करंट वहां पे कितना आने वाला है उस हिसाब से डिसाइड होता है ब्रेकिंग करंट। ब्रेकिंग करंट का फिक्स रेंज है 25.3 26.3, इस रेंज पे ही ब्रेकर डिजाइन की जाती है। आपको बस इतना देखना है कि आपके रेंज पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने आपका अगर सपोज फॉल्ट करंट आया 16 किलो एम्पियर, तो आपको इंश्योर करना है कि 12.5 का ना लूं, 26 का ले लूं, इस रेंज में आना चाहिए करके, ठीक है। इसमें कोई डाउट? मतलब इन शॉर्ट, मतलब ब्रेकिंग करंट शुड बी ग्रेटर देन वो फॉल्ट लेवल करंट ना। हाँ डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल। ओके। अभी फॉल्ट लेवल का ड्यूरेशन, शॉर्ट सर्किट, ये जो 26.3 एम्पेयर हम बात कर रहे थे, ये कितनी देर तक सस्टेन करना चाहिए ब्रेकर ने, तो ये 3 सेकंड तक ब्रेकर सस्टेन कर लेगा। 26.3 किलो एम्पेयर ब्रेकर उसके ऊपर नहीं कर सकता है। और अगर एक बार ये इतना करंट चला गया है और 3 सेकंड के पहले भी सपोज फॉल्ट चला गया आपका, तो 3 सेकंड बहुत ज्यादा टाइम होता है। आपको तो रिले मिली सेकंड में काम करेगा, आपका 100 मिली सेकंड 200 मिली सेकंड पे रिले काम करेगा। 3 सेकंड इज मोर देन सफिशियंट। और वहां तक ब्रेकर चला गया है आपका, सपोज आपका फॉल्ट 26.3 किलो एम्पेयर गया, और सपोज 2 सेकंड तक ही रह गया, 3 सेकंड तक नहीं रहा, उसके तक उसके बीच में आपको रिले ने काम कर दिया और ट्रिप हो गया सिस्टम आपका, तो भी ब्रेकर इसके बाद काम का रहता नहीं है। इसी द मैक्सिमम पोटेंशियल, मानो वो लगभग सुसाइड अटेम्प्ट है ब्रेकर के लिए। उतना फॉल्ट लेवल अगर गया 1 सेकंड के लिए भी, तो ब्रेकर अपने मैक्सिमम कंडीशन में पहुंच चुका है। उसका उसमें जितने वेयर एंड टेयर होने थे वो हो चुके हैं उसके अंदर। ये मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा मैं, नॉट अ डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू, डिजाइन इंजीनियर को नहीं। मेंटेनेंस फील्ड में अगर आप गए तो उसमें अगर आपको एक बार भी फॉल्ट करने इतना गया है गलती से भी, कुछ कारण से, तो उसके बाद वो ब्रेकर काम का नहीं 26.3 किलो एम्पीयर जाने के बाद, ठीक है। सर एक डाउट है। हाँ बोलो ना। ये ब्रेकर में शॉर्ट सर्किट करंट 26.3 किलो एम्पीयर गया करके वो हमको कैसा मालूम पड़ेगा, कुछ चेक करते क्या? नहीं, आपको जब टेस्टिंग करने जाओगे तो ब्रेकर टैप टेस्ट कर देंगे ना आपको उन लोग। हाँ सर। 26.3 एम्पीयर नहीं टेस्ट कर सकते आप डीसी में चेक कर देते हैं आपको उन लोग। ये जब आप नहीं सर ब्रेकर वो। टेस्टिंग में जाओगे ना, आप जब ब्रेकर हाँ मैन्युफैक्चर टेस्ट में आओगे ना, तो आपको टेस्टिंग करके देगा आपको। हाँ। मैन्युफैक्चरर। हाँ, आप ब्रेकर ऑब्वियसली आप एबीबी का लोगे, सीजी का लोगे, तो उनके कंप जब आप प्रोक्योर करोगे, आप टेस्टिंग को जाओगे ना, इंस्पेक्शन को जाओगे आप, हाँ तो वहां पर टेस्ट करेंगे ना ब्रेकर आपके सामने हो हाँ तो उसमें चेक कर देते हैं आपको। हाँ। 26.3 किलो एम्पेयर टेस्ट शायद ना करे चीजों को लेके, क्योंकि सिस्टम उनका डिवाइस कितना ज्यादा है उस पर डिपेंड करता है। आप डायरेक्ट हम्म। कंपनी से खरीदते हो तो वहां टेस्ट हो सकता है। आपने वो डीलर से लिया है तो वहां पे शायद इतना फैसिलिटी ना हो उसको चेक कराने के लिए। फील्ड में कर सकते सर हम? नहीं कर सकते, कैसे करेंगे? फील्ड में नहीं कर सकते। 26,000 करंट कैसे लाओगे, वो भी 11 केवी पे। ठीक है। फिर आता है ये शॉर्ट सर्किट मेकिंग करंट। अभी आप बताओ, ये ब्रेकिंग करंट 26.3 था, ये मेकिंग करंट 66 क्यों है? हम्म, इंजीनियर आपसे सवाल है मेरे को। ये सर शायद जब फॉल्ट करंट हो और उस टाइम अपन क्लोज करने जाए
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्या होता है सिस्टम के अंदर, एक बार तो फॉल्ट आ गया सिस्टम के अंदर आपका, ठीक है, फॉल्ट आया, सिस्टम ट्रिप हो गया। अभी आप एक बार, आपको फॉल्ट नहीं मालूम कहाँ पे है, तब आपको लगा फॉल्ट चला गया, तो एक बार तो आप ट्रायल लोगे बेकर चालू करके, तो ट्रायल लोगे, हो सकता है फॉल्ट प्रेजेंट हो उस टाइम पे सिस्टम के अंदर, और जब फॉल्ट प्रेजेंट हो उस टाइम पे अगर आप चालू कर रहे हो तो करंट ऑब्वियसली ज्यादा हो जाता है। तो मेकिंग करंट इसलिए अराउंड 2.5 टाइम्स रहता है ऑफ ब्रेकिंग करंट। तो सिस्टम के अंदर फॉल्ट रहने के बाद हम कभी कभी चालू करते हैं ब्रेकर, तो चालू करना ही पड़ता है, हमको मालूम नहीं किधर है, तब मालूम, क्योंकि एक बार फॉल्ट आया तो बहुत चीज ट्रिप होती है, तब अपने एक एक लेवल में हमको ज्यादा चेक करना पड़ता है फॉल्ट को सेग्रीगेट करने के लिए। इसलिए मेकिंग करंट विल ऑलवेज बी 2.5 टाइम्स ऑफ ब्रेकिंग करंट। ठीक है। फिर आता ऑपरेटिंग सीक्वेंस। ऑपरेटिंग सीक्वेंस जी बेसिकली ब्रेकर साइकिल है, ठीक, इसको ध्यान से पढ़ते हैं हम, इसी को मैं डिटेल किया मैंने यहाँ पे। ये बेसिकली ऑपरेटिंग सीक्वेंस है। ओ मतलब सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो गया, उसके बाद डेड टाइम चलता है, डेड टाइम, उसके बाद ऐसा डेड टाइम या नीचे लिखा है ना, ऐसा टाइम चालू होता है ब्रेकर कुछ भी काम नहीं करेगा। डेड टाइम मतलब ब्रेकर कुछ भी काम नहीं करने वाला। एक बार ट्रिप हो गया, 0.3 सेकंड तक कुछ नहीं करेगा, उसके बाद कुछ करेगा नहीं, मतलब आपको भी करने नहीं देगा ना, आप क्लोज भी करना चाहो तो नहीं कर सकते। 0.3 सेकंड में आप कर भी नहीं पाओगे, बस पर ब्रेकर का डिजाइन की बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद आप क्लोज कर सकते हो, जैसे ही क्लोज होगा इमिडिएटली ट्रिप हो सकता है वो ब्रेकर, इमिडिएटली, विदाउट एनी टाइम डिले। आप जैसे ही क्लोज करोगे, सिस्टम में फॉल्ट है, ब्रेकर कुछ भी कारण हो गया ब्रेकर के अंदर, एक्स वाई जेड वायर भी निकल चुका होगा ब्रेकर का, इमिडिएटली ट्रिप होगा, उसके बीच में कोई टाइम डिले नहीं है। ठीक है। ब्रेकर ड्यूटी साइकिल डिजाइन ऐसी होती है, ठीक है। और उसके बाद होता है 3 मिनट का गैप, 3 मिनट तक ब्रेकर कुछ नहीं करने देगा आपको। ठीक है। फिर से आता है क्लोज ओपन। तो ब्रेकर के बेसिकली ड्यूटी साइकिल बोलते हैं इसको। ब्रेकर एक बार ट्रिप हो गया, उसका 0.3 सेकंड तक क्लोज नहीं करने देगा, जैसे ही आपने क्लोज किया या ब्रेकर ऑन किया इमीडिएटली ट्रिप हो सकता है ब्रेकर। और वो एक बार हो गया ये ऑपरेशन ऑन ऑफ का, उसका 3 मिनट तक कुछ नहीं करने देंगे आपको, फिर से आप क्लोज ओपन कर सकते हैं, स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट साइकिल। ठीक है, ये समझा आपको? यस सर। और डिटेल जो लिखी रहती है ब्रेकर नेम प्लेट में वो रहती है 30 वोल्ट डीसी। आप कॉइल वोल्टेज रहता है, ट्रिपिंग कॉइल, क्लोजिंग कॉइल, उसका वोल्टेज क्या रहना चाहिए, 110 है तो 110 लिखा रहेगा, तो 30 है 30 लिखा रहेगा। जो भी आपका डीसी सर्किट रहेगा ना उसके ऊपर डिजाइन होता है बेसिकली। आप ब्रेकर खरीदते वक्त आपको बताना पड़ता है कि मेरा डीसी सप्लाई इतना है, तो उस हिसाब से वो ब्रेकर के अंदर कॉइल डाल कर देते हैं आपको उन लोग। आपका अगर सब स्टेशन का सपोज आप एक ब्रेकर ले रहे हो, पहले से 110 वोल्ट डीसी है आपके पास, तो ब्रेकर वाले को आप जब डिजाइन करोगे तो बताना पड़ेगा कि मेरा 110 वोल्ट डीसी है, तो उस हिसाब से कॉइल 110 वोल्ट का डाल कर देंगे आपको कॉइल। तो यहाँ पे ब्रेकर नेम प्लेट खत्म हुआ है, इसके ऊपर कोई डाउट है किसी को? अभी हम ब्रेकर का वर्किंग देखेंगे एक बार का, वो सर ये होगा। एक डाउट था मुझे। हाँ, ये ऐसा रीजन क्या है कि मतलब ब्रेकर के अंदर सभी कॉइल डीसी पे वर्क करती है, मतलब अपना मेन पावर सप्लाई तो एसी वाला रहता है, मतलब रीजन क्या है बता वो रहा हूँ। पता नहीं चलता। हाँ बता रहा हूँ। कि बेसिकली ब्रेकर आपको पावर चला गया, तो ब्रेकर आपको ऑन होना, ब्रेकर पावर गया तो ट्रिप कैसे होगा, ब्रेकर ट्रिप्स, ट्रिप्स कॉइल आपका काम कैसे करेगा? तो बेसिक डीसी क्या करते हैं, वहां पे एक बैटरी चार्जर रखा जाता है, सब स्टेशन के अंदर एक बैटरी चार्जर रहता है। बैटरी चार्जर स्पेसिफिकली आपके डीसी सप्लाई करता है पूरे पैनल्स के थ्रू। उसके अंदर बैकअप रहता है, अराउंड 1 आवर 2 आवर्स का बैकअप रहता है। जब भी पावर गया तो उस टाइम पे आपको जाके रिले, एलईडी लाइट्स, सारे आपके फंक्शंस काम करने चाहिए। आप सपोज सिस्टम में फॉल्ट आया, पावर चला गया, तो आपका ब्रेकर ट्रिप ही नहीं होगा, क्योंकि आपका रिले का जो कॉइल का सप्लाई चला गया है। और आपको अगर ऑन करोगे तभी पावर आएगा ना, ऑन करने के लिए आपको पावर कहाँ से ला के देंगे आप उसको? सपोज 220 वोल्ट आपके एसी है, आप अगर प्लांट का पावर गया है तो ठीक है, चला गया ब्रेकर एक बार का, अब पावर चला गया है, अरे पावर है ही नहीं तो आप 220 वोल्ट कहाँ से ला के दोगे कॉइल को? चालू करेंगे ब्रेकर तब जाके वोल्टेज आएगा ना।
तब जाके पाथ कंप्लीट होंगे, बाकी सर्किट कंप्लीट होंगे तो आपका ऑन होगा। तो इसीलिए डीसी पे होता है सारे कॉइल्स उसके, ताकि हम मतलब बोलो। सर यही था क्वेश्चन, भाई पावर चला गया है तो फिर ब्रेकर चालू रख के या बंद रख के कुछ मतलब कुछ पॉइंट ही नहीं है ना, मतलब फिर नहीं, आप डीसी ऐसा कैसे मतलब। करोगे, आप चेक कैसे करोगे ब्रेकर? पावर चला गया ठीक है, अगर आपके रिले में कमांड आई कि मेरा बुकोज ट्रिप हो गया है या पीछे कुछ इश्यू आ गया है, मेरा मास्टर ट्रिप ट्रिप हो गया, आपका यूवी कॉइल जल गया है, आप ब्रेकर बाहर निकालोगे, बकेट खोलोगे, आप पीएम करोगे, पावर नहीं है कंपनी के अंदर, ब्रेकर अभी आपको ठीक हो गया, टेस्ट कैसे करोगे? पावर ओके। नहीं है, आप टेस्ट कैसे कर पाओगे? आपने काम किया, बरोबर काम कर रहा है ब्रेकर, आप टेस्टिंग नहीं कर पाओगे ना। और एसी, अगर आपका एसी है तो रिले में को दिखेंगे नहीं आपको, पावर जाने के बाद अब रिले में क्या देखोगे जाके आप? फॉल्ट कहाँ पे था, क्या फॉल्ट आया, कौन सा एनंसिएटर आया, कौन सा मास्टर ट्रिप हुआ, कौन सा रिले एक्टिवेट हुआ, ये कुछ नहीं दिखेंगे आपको उसके अंदर। तो बेसिकली हर सब स्टेशन के अंदर बैटरी चार्जर रहता है, वो 2-3 घंटे बैकअप देता है, वो डीसी पैनल का उसके ऊपर रहता है। सर वो 220 रहता है कि 1 टन रहता है सर वो? डीसी की एसी, डीसी सर डीसी इसमें। आपके ऊपर डिपेंड करता है, 110 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं, आपका इक्विपमेंट्स किस पे लगा है, दोनों डीसी अवेलेबल रहते हैं, मतलब दोनों डीसी मतलब कोई भी एक डीसी ले सकते हैं आप। आपका बैटरी चार्जर 110 का है तो सारे इक्विपमेंट 110 के लगा सकते हैं आप, ओके ओके दोनों डीसी में ओके अवेलेबल रहता है हर चीज। ओके सर। ठीक है, तो इसके बाद हम ब्रेकर का वर्किंग देखेंगे, कैसा एग्जैक्टली दिखता है, कैसे ब्रेकर काम कैसे करता है, नॉट अ पार्ट डिजाइनिंग, पर आपने इतना देखे तक आपको समझना चाहिए कि ब्रेकर काम कैसे करता है, तो आपको मेंटेनेंस में भी काम आएगा चीज को लेकर, ठीक है। मैं आपको शेयर करता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? हाँ सर। यस। हाँ, यही ब्रेकर का ट्यूटोरियल मैंने जानबूझ के वीडियो डाला है, ब्रेक वीडियो में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए ब्रेकर काम कैसे करता है चीजों को लेकर, ठीक है। अभी ब्रेकर का ओवर ये एक टिपिकल है, जनरली हर ब्रेकर लगभग सेम मिलेगा, कम ज्यादा हो सकता है, हर ब्रांड अपने हिसाब से बनाता है, पर बेर मिनिमम ऐसा ही वर्किंग फिनोमिना रहता है ब्रेकर के अंदर, ठीक है। तो ये वर्किंग फिनोमिना बेसिक डिसाइड कर रहे हैं अपन, ठीक है, हर ब्रेकर का ऐसे ही जगह भी चीजें रहेंगी ऐसा नहीं है, मतलब ऑन आपको यही मिलने वाला है, ग्रीन कलर के अंदर ही मिलेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। वो हर कंपनी अपने हिसाब से बनाती है, ठीक? ये ब्रेकर का ऑन बटन रहता है, ये ऑफ बटन रहता है, ये मैकेनिकल पुश की बात कर रहा हूँ मैं, या हाथ से धक्का दे सकते हैं इसको अंदर आप। यहाँ पे इंडिकेशन रहता है ऑन ऑफ का, ऑन है कि ऑफ है, ये स्प्रिंग चार्ज की इंडिकेशन है, और ये काउंटर है कितने ब्रेकर ऑपरेट हो चुका है, इसका काउंटर है, और ये स्प्रिंग चार्ज हैंडल है, ठीक है। अब ये और ये जगह है रैकिंग रिकॉर्ड करने की, ब्रेक को अंदर डालने के लिए जो चीजें रहती है ना रॉड, वो यहाँ फंसता है और ब्रेकर रैकिंग होता है। एक हम वीडियो देखते हैं अभी, एक हम देखिए, अभी ऑन नहीं हो रहा है ब्रेकर, तभी स्प्रिंग चार्ज नहीं है ब्रेकर यहाँ पे, तो हमें स्प्रिंग चार्ज करेंगे ब्रेकर को पहले। ये स्प्रिंग चार्ज का मैकेनिज्म इस ब्रेकर में ऐसा जरूरी नहीं हर ब्रेकर में सेम रहे। इंडिकेशन चेंज हो जाएगा अभी, देखिए ये हो गया स्प्रिंग चार्ज यहाँ पे, ठीक है। अभी हम ब्रेकर ऑन हो सकता है हमारा, अब ब्रेकर ऑन हो गया यहाँ पे, ठीक है, ब्रेकर ऑन हो गया और इंडिकेशन भी चेंज हो गया यहाँ पे।
अब ब्रेकर ऑफ करेंगे तो देखिए फिर से इंडिकेटर चेंज और स्प्रिंग डिस्चार्ज हो चुका है अपने आप, ठीक है। तो बेसिकली अब छोटा पर्पस है ब्रेकर ऑन ऑफ करके कैसे करना है, ऑन कैसे करना है, ऑफ तो ट्रिप ही हो जाता है और आप हाथ से करना है तो ऑफ होता है, ठीक है। ये उसी के वर्जन है, अंदर से क्या दिखता है ब्रेकर करके, ठीक है। यही हमने कवर खोल के रखे चीजों को लेके कि एक्चुअली स्प्रिंग कौन सी रहती है जो चार्ज होती है और छोड़ देती है, आपको समझने के लिए रखा है मैंने ये वीडियो के अंदर, ठीक है। ये मेंटेनेंस वाले को काम पड़ने वाला है, आपको नहीं। ये स्प्रिंग चार्ज करते हो तब कवर ला के रखे थे हमने, तो दिख नहीं आता अंदर कैसे काम होता है। ये अंदर ऐसी गियर असेंबली रहती है, ये मोटर्स रहते हैं उसके अंदर, स्प्रिंग चार्ज मोटर जो बोलते हैं इसको हम। इलेक्ट्रिकली ऑपरेट भी हो सकता है ये स्प्रिंग चार्ज, या मैं हाथ से कर, हम जनरली हाथ से करके दिखा रहे हो ताकि इलेक्ट्रिक ऑपरेट इतना फास्ट होगा स्प्रिंग चार्ज आपको समझ में भी नहीं आएगा। देखिए, ठीक है, ये होगा स्प्रिंग चार्ज। ये ऑफ कर दिया हमने, तब ऑन किए थे ब्रेकर हमने, इसलिए स्प्रिंग चार्ज होकर उसने एक्सपांड कर लिया था खुद को। अभी हमने ऑफ किया तो वापस से अपने पोजीशन पे आ गया ब्रेकर, ठीक। ठीक। अभी इलेक्ट्रिकली करने की कोशिश करेंगे, एसी डीसी ऑन किया ब्रेकर का हमने। अब देखिए मोटर चालू हो जाएगा इसका स्प्रिंग चार्ज, अभी पर हो नहीं रहा है, उसका कारण क्या हो सकता है। जनरली हम लगाने के बाद भी लगता है हो क्यों नहीं हो रहा इलेक्ट्रिक चालू करने के बाद, फिर हमें दिखता है कि ये प्लगर नहीं लगाया करके सिस्टम के अंदर। ये प्लगर रहता है ब्रेकर के अंदर, सॉरी। ये प्लगर लगाने के बाद का है, ठीक है? ये प्लगर लगा लिया हमने यहाँ पे, और वापस एसी डीसी ऑन करेंगे हम। एसी डीसी ऑन करने के बाद देखिए देखिए यहाँ पे मोटर स्पिंचर करना शुरू कर दिया, ठीक है। ये इलेक्ट्रिकली हो रहा पूरा, ये मोटर घूम रहा है स्प्रिंग चार्ज का यहाँ पे कर रहा है। अभी हम पूरा इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करके देखेंगे। ये हो गया स्प्रिंग चार्ज, यहाँ पे इंडिकेशन हो गया चेंज। अभी यहाँ कॉइल से करेंगे ट्रिप क्लोज, यहाँ से क्लोज है या ट्रिप है, क्लोज मतलब ब्रेकर ऑन होगा। ब्रेकर ऑन हुआ, स्प्रिंग ने झटका दिया ऊपर, ये आर्म घूम गया इसके अंदर, वापस स्प्रिंग चार्ज हो रहा है। तो स्प्रिंग डिस्चार्ज हो गई ना, ये खोल दी स्प्रिंग ने खुद को, डिस्चार्ज हो गया। अब ट्रिप हो गया। ये कॉइल्स जो आप बोल रहे थे, ये वो कॉइल्स रहती है उसके अंदर, बेसिकली क्लोजिंग और ट्रिपिंग के कॉइल्स सब जगह सेम हो बिल्कुल जरूरी नहीं है, ये कॉइल से भी ऑपरेट किया जा सकता है फोर्सफुली। बेसिकली इलेक्ट्रिकल में ये कॉइल ही काम आती है, 30 वोल्ट की जो कॉइल है, इसी को ही, इसके प्लंजर को ही बेसिकली अपन रखा देते हैं, और इलेक्ट्रिकली सोलेनोइड वाला काम करता है और उसको पुश करता है हमको। इसमें कोई डाउट हो नहीं सकता है आप पूछ सकते हैं, पर ये बस एक जनरल फीलिंग के लिए मैंने रखा वीडियो में करके। हर साइड में अलग रहेगा चीजों को लेकर, सिमिलर नहीं रहेगा, पर बेसिक कॉन्सेप्ट समझना चाहिए क्या हो रहा है अंदर करके, ठीक है। इसमें कोई डाउट है किसी को? नो सर। ये कौन सा टाइप का ब्रेकर है सर ये? ये एबीबी का वीसीबी ब्रेकर, वीसीबी वैक्यूम सर्किट टाइप। ओके। एसीबी भी सेम ऐसा ही रहता सर? नहीं, एसी भी सेम नहीं रहता, मतलब वर्किंग फैन लगभग सेम है, थोड़ा सा एलटी है ना, एसी भी एलटी में यूज होता है, एसटी में नहीं होता है जनरली यूज। उसका थोड़ा एलटी है तो उसका थोड़ा बड़ा साइज होता है क्योंकि एम्पेयर बड़े है ना, उसका अंदर हाँ। भी सेम होता है, पर तरीका थोड़ा अलग रहता अच्छा ठीक है। है। बेसिक फिल्म नहीं है, स्प्रिंग चार्ज करना है, क्लोज करना है, सब कुछ सेम, हाँ बस हाँ। उसके एलटी का साइज बड़ा रहता है। ऐसे तो वर्किंग स्टाइल थोड़ा अलग है चीजों को लेकर, और हर एलटी ब्रेकर अपनी तरीके से काम करता है, बेसिक सबका सेम है।
सर ये सब सेम ऐसा ही है। हाँ 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 बिल्कुल। SF6 और VC में सिर्फ ना आर्क क्वेंचिंग मीडियम का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है, वर्किंग फेनोमेनन में कोई फर्क नहीं है। हर जगह आप क्लोज करने के पहले स्प्रिंग चार्ज करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज करने के बाद वो स्प्रिंग डिस्चार्ज होगी, वापस से वो ट्रिप हो करने के लायक बनेगा। हर जगह सेम काम करता है, तरीका अलग अलग हो सकता है, मतलब हर कंपनी सीमेंस का अलग थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, किसी का सिंपल होगा, किसी ओल्ड मेक का अलग होगा। ऑयल सर्किट ब्रेकर भी सेम काम करता है, बस तरीका अलग रहता है। ठीक है। और सर मेरे को एक डाउट था, एक जगह पे मैं देखा था ब्रेकर के बदले लोड ब्रेक स्विच करके एक यूज किया हुआ था। वो एलबीएस बेसिकली, एलबीएस बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एलबीएस शॉर्ट नॉट ऑफ अ ब्रेकर, ब्रेकर में क्या है, रिले के थ्रू ये ट्रिप कर सकता है। एलबीएस हाँ। आपका ट्रिप नहीं होता है, एलबीएस आप बंद चालू एज अ स्विच काम करता है। इट नॉट हाँ एज अ ना, बोलते ट्रिपिंग मैकेनिज्म नहीं है उसके अंदर। उसको अंदर दिमाग नहीं है, वो सिटी विटी के वायर जाके रिले के थ्रू कंट्रोल नहीं कर सकते। वो जैसे एयर आप खुद से चालू बंद कर सकते हैं। अब घर का स्विच कैसा होता है अपना, घर का स्विच हाँ। ट्रिप नहीं होने वाले कभी, घर का स्विच आपके हाथ से ही बंद होगा। एमसी भी ट्रिप हो जाएंगी, आपके घर का स्विच ट्रिप होगा कभी आपका? नहीं नहीं। हाँ, जल तो जाएंगे। लेकिन सर वो फिर ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन कैसा होएगा उस टाइम में? नहीं नहीं, जनरली क्या करते हैं, अभी क्यों लगाना चाहिए दैट इज डिफरेंट थिंग। ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन करने के लिए उसको फिर आपको घुसाना पड़ेगा, एक ब्रेकर भी डाला जाता है बेसिकली। आइसोलेटर आता है ना, आइसोलेटर, आइसोलेटर की हम्म। जगह पे लोग जनरली एलबीएस लगाते हैं कि आइसोलेटर का मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता है। आइसोलेटर आउटडोर हम्म। में रहता है, तो उसको आपको मेंटेन करना, बैलेंस करना, और कोई पक्षी गिर सकता है, कोई आउटडोर चीजें उस पर आके गिर सकता, ओपन रहता है ना वो, हवा हाँ धूल हाँ। गिर सकता है, या कोई बंदर ही कूद गया उसके ऊपर आकर। ये बहुत चीजें होती है आइसोलेटर के अंदर। आइसोलेटर मेंटेन करना टफ होता है, क्योंकि धूल मिट्टी बैठी, ग्रीस बैठा, तो उस धूल मिट्टी बैठने तो कांटेक्ट कम हो जाता है उसका, तो हर साल उसको बैलेंस करो, मेंटेन करो। जो जनरली एलबीएस ले लेते हैं चीजों को लेकर। तो डाल सकते हैं सर एलबीएस, कुछ वो प्रोटेक्शन हो जाता है ट्रांसफॉर्मर तो उससे? वो इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर आपको ओके करता है तो ठीक है, उसको ऊपर आपको ब्रेकर रहेगा आपका तो अलग बात है। अच्छा उसको उसमें भी। ऊपर, हाँ उसको ऊपर एक ब्रेकर रहेगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू हाँ। इलेक्ट्रिक इंस्पेक्टर अप्रूव करना चाहिए हाँ। आपको। पहला सर मीटर क्यूबिकल था, फिर उसके बाद एलबीएस था, फिर दो ट्रांसफॉर्मर था। हम्म। तो वही मैं बोला, सब जगह हर एक इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन के लिए हम सर्किट ब्रेकर यूज करते हैं। हाँ। तो मैं बोला कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर प्रोटेक्शन के लिए एलपीएस यूज कर रहा है, तो मैं बोला कि ये तो फिर फॉल्ट करंट रहेगा तो उसको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा ना, तो वही मैं हम्म। पूछ रहा उसके था। ऊपर ब्रेकर होगा ना आपका कोई, एलबीएस में? एलिवेस के ऊपर होगा ब्रेकर एक, अच्छा। एलिवेस के पहले एक ब्रेकर होगा। नहीं था सर, मीटर क्यूबिकल था। टू अच्छा, पोल स्ट्रक्चर था, टू पोल स्ट्रक्चर के बाद मीटर क्यूबिकल है, मीटर क्यूबिकल के वहाँ बाद पे एबी एलबीएस। स्विच था क्या, वहाँ पे एबी स्विच और फ्यूज था क्या वहाँ पे फिर? नहीं, वो पैनल टाइप का एलबीएस था, आउटडोर टाइप। नहीं, टू पर एक स्ट्रक्चर में इनकम। आपका कुछ फ्यूज व्यूज था क्या, HRC फ्यूज था क्या? हाँ वो देखना पड़ेगा, वो शायद वो था अलग शायद। जनरली फ्यूज नहीं था करते, आइकन। जनरली नहीं करते हैं, पर आपके कैसे आलोक है मालूम नहीं। हाँ। ठीक है। ठीक। हाँ, ओके। एक एलटी ब्रेकर आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा फील आ जाए चीजों को लेके। वो डिटेल में नहीं जाएंगे हम उसके, क्योंकि लगभग सेम ही है। दिख रहा है आपको स्क्रीन? एलटी ब्रेकर ऐसा दिखता है, जरूरी नहीं ऐसे दिखे, ये LNT का है, इसीलिए हर कंपनी का अपना दिखना सकता है, ठीक है। इसमें भी सेम रहता है, देखिए, ऑन ऑफ के स्विच रहेंगे, और इंडिकेशन रहेगा, स्प्रिंग चार्ज का इंडिकेशन रहेगा, ऑन ऑफ का इंडिकेशन रहेगा। ये स्प्रिंग चार्ज का हैंडल है, ये इसके ऊपर नाम है, ये LNT का इसलिए यहाँ पे नाम है, सब जगह सेम जरूरी नहीं है। तो इम्पोर्टेंट क्या है इसका अंदर, ऑन ऑफ इंडिकेशन, स्प्रिंग चार्ज, क्लोज ट्रिप बटन, जो सब जगह था, ठीक है। ये बैक साइड से LT जनरली ऐसे दिखता है, क्योंकि हेवी करंट फ्लो होते हैं LT के अंदर, तो हम जनरली कॉन्टेक्ट होते हैं ज्यादा रहते हैं बड़े उसके अंदर, ठीक है। ये आर्क चूट्स बोलते हैं इसको हम LT ब्रेकर के अंदर।
ये कॉन्टैक्ट को आर को एक्सटिंग्विश करने के लिए रहता है, कॉन्टैक्ट के ऊपर लगे हुए। ये फिक्स कॉन्टैक्ट है, मूविंग कॉन्टैक्ट है। इधर वाला फिक्स है, इधर वाला मूविंग है। तो वो जब भी इसको क्लोज ओपन करते वक्त फॉल्ट है तो उसके अंदर आर्क निकली, तो आर्क चूट से बाहर आ सकता है चीजों को लेकर। ये सब कॉइल्स रहते हैं उसके, उसका अंदर यूवी कॉइल, शंट कॉइल, एक एक अलग से कॉइल रहते हैं इसके अंदर। ये स्पेसिफिकली ये ब्रेकर के लिए है, हर ब्रेकर में जरूरी ऐसा होना बिल्कुल जरूरी नहीं है इसका अंदर। ये स्प्रिंग चार्ज ऐसा होता है उसके अंदर, ब्रेकर के अंदर, एलटी के अंदर। हर एक कंपनी में नहीं होता है, स्नाइडर का अलग रहेगा, लेग्रैंड का अलग रहता है। इसमें मोटराइज भी आता है स्प्रिंग चार्ज, ये मैनुअल वाला था। ठीक है, इसमें किसी का डाउट है कभी तक? नहीं सर। तो ओके, अभी हम मोटर पे जाते हैं। स्क्रीन दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर। अभी हम मोटर के बारे में देखेंगे, मोटर में क्या क्या चीजें रहती है। इसका भी हम नेम प्लेट से शुरू करेंगे, क्योंकि नेम प्लेट में मेजर चीजें कवर हो जाती है। उसी पे ही आपको सारे फैक्टर लिखे रहते हैं कि जो फैक्टर आपको कंसिडर करने हैं ड्यूरिंग द प्रोक्यूरमेंट और डिजाइनिंग ऑफ मोटर। तो सारे फैक्टर उसी में दिए रहते हैं इसमें, ठीक है। ये टिपिकल मोटर का नेम प्लेट ऐसा रहता है, टिपिकल। इसके अंदर हर कंपनी का अपना अलग हो सकता है, पर कोई बेसिक चीजें इतनी हर कंपनी के अंदर लिखी रहती है। हम एक ही चीज को डिकोड करेंगे, उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि मोटर को जब, मतलब मोटर डिजाइनिंग में क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रहते हैं बेसिकली, ठीक है। हम उसको डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहे हैं इसके अंदर में, ठीक है। अभी सबसे पहले लिखा था टाइप उसके अंदर, मोटर, ये मोटर किस टाइप, कौन से टाइप का मोटर सिलेक्ट करना है अपने को। थ्री फेज सूरल गेज लेना है, या आपका परमानेंट मैग्नेट मोटर लेना है, कौन सा मोटर लेना है, ये आपको क्लाइंट बताता है, ठीक है। फिर ये फ्रेम साइज होता है मोटर का। फ्रेम साइज आप डिसाइड नहीं करते हो, फ्रेम साइज आप जब किलोवाट या जो भी साइज लेते हो मोटर का, तो बाय डिफॉल्ट एक आईएस तरीके से फ्रेम साइज दिया गया है। जो फ्रेम साइज कौन सा है, ताकि कल जाकर आप रिप्लेस करोगे तो ये फ्रेम साइज मालूम होना चाहिए करके आपको। और हर कंपनी अपने हिसाब से बनाएंगी, तो आप कल जाके किलोस करके लगाने जाओगे तो लगेगा ही नहीं उसके अंदर। तो फ्रेम साइज एक स्टैंडर्ड साइजेस है, जो आपको आगे वीडियो बताऊंगा अभी मैं। उस हिसाब से डिजाइन करना रहता है मोटर, हर मोटर मैन्युफैक्चरर को फॉलो करना है वो। एक फिक्स फ्रेम साइज को दिया गया है, ताकि कल जाके आप दूसरी कंपनी का मोटर लगाना चाहो तो उस पर बैठ जाएगा, 1 to 1 रिप्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। ये फ्रेम साइज जो आपको बोला मैंने, देखिए यहाँ पे कोड पढ़िए, इसके अंदर क्या है, 100L2, ठीक है। 100L2 को अगर हम डिकोड करने की कोशिश करें, तो देखिए यहाँ मिलेगा आपको। तो ये फ्रेम साइज बताता है, 100L यहाँ पे है अपना, ठीक है। 100L2, ये देखिए यहाँ पे साइज दिए हैं, ABHDE। अब ABDH क्या है, यहाँ पे दिखेंगे आपको। ए बेसिकली इसके बीच का है, शाफ्ट का डायगोनल जो है, उसका जो बेस है उसके बीच का डिस्टेंस है सेंटर टू सेंटर। बी आपका साइड ओरिएंटेशन, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है। ई आपका शाफ्ट का लेंथ बाहर कितना उसका डिपेंड है। डी आपका शाफ्ट का साइज बताता है आपको, ठीक है। एच इज हाइट ऑफ द मोटर फ्रॉम द शाफ्ट एंड द बिलो बेस। ये फ्रेम साइज डिसाइडेड रहता है, ये फ्रेम साइज में साइजेस आपके दिए गए आईएस की, आईएस में, आईएसी की, आईएससी में और आईएस में भी, दोनों जगह पे। तो जनरली हर, ये फ्रेम साइज के हिसाब से ही आपको मोटर रिप्लेस करना रहता है। ये बेसिकली स्टैंडर्डाइज करता है आपको साइजिंग को लेकर, ठीक है। साइजिंग इन टर्म्स ऑफ ये ABCD जो बता रहा हूँ उसकी बात कर रहे हैं, साइजिंग नॉट टर्म्स ऑफ किलोवाट। तो बेसिकली आपको ये फ्रेम साइज ये बताता है कि आपका जो मोटर है उसके आपसे आपके डायमेंशंस क्या है मोटर के, ठीक है।
रिलेटेड टू शाफ्ट। फिर ये एक रहता है नंबर ऑफ फेजेस, आपको 3 फेज का है कि सिंगल फेज का मोटर है उसको पता है। ये फ्रीक्वेंसी। फिर आता है किलोवाट, कि किलोवाट कितना होना चाहिए करके आपको उसके बताता है कि आपको कितने किलोवाट का मोटर आपने लिए करके इसके अंदर, ठीक है। फिर आरपीएम, आप कितना आरपीएम का मोटर आप मंगा रहे हो, 2 पोल 4 पोल के ऊपर डिपेंड करता है, 1500 आरपीएम 3000 आरपीएम का डिपेंड करता है मोटर कौन सा ले रहे हैं करके आप। उसका फुल लोड करंट दिया रहता है मोटर के अंदर कितना, 5.8 एम्पियर। फिर उसकी एफिशिएंसी दी रहती है, ये मोटर की एफिशिएंसी है बस, ठीक है। इसके आगे पंप लगाओगे तो अलग रहेंगी उसकी। फिर आती इंसुलेशन क्लास। इंसुलेशन क्लास एफ विथ बी राइज। इसको हम समझते हैं अभी, क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म में समझना बहुत मुश्किल रहता है। इसका बेसिकली मतलब ये रहता है, देखिए ये यहाँ पे इंसुलेशन क्लास आईएस स्टैंडर्ड में डिफाइंड है। हम क्या कर रहे थे, इंसुलेशन क्लास एफ विद बी राइज। देखिए अभी हमारा कहाँ पर इंसुलेशन क्लास AEBFH, ये 5 इंसुलेशन क्लासेस होते हैं। हमारा था एग्जांपल एफ। एफ मतलब कितना डिग्री सेल्सियस तक इंसुलेशन आपका झेल लेगा, कितना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वह संभाल लेगा, वरना उसके बाद आपकी इंसुलेशन आपके ब्रेक हो जाएगा और शॉर्ट हो जाएगा। तो 155 डिग्री सेल्सियस तक का ये इंसुलेशन झेल लेगा चीजों को लेकर, ठीक है। और बी जो है वो ये रेंज की बात कर रहे थे हम, ठीक है। 105 ए राइज होता तो ये होता, बी राइज है तो 105 ऑफ परमिसिबल टेम्परेचर राइज, इसके ऊपर और टेम्परेचर राइज कितना आ सकता है, मतलब 40 ए हो गया, बी इसका एम्बिएंट टेम्परेचर 40 में डिसाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर 105 डिग्री और तो 155, तो यहाँ तक का वो सस्टेन कर लेगा चीजों को लेके, ठीक है। तो 40 एम्बिएंट 105 और बढ़ेगा, थर्मल मैग्नेट 10 का। तो एफ इंसुलेशन इस टाइप के बना रहा था चीजों को लेके, ठीक है। सर नहीं समझ आ रहा है ये वाला जो टेम्परेचराइज वाला। अच्छा ठीक, नहीं वापस रिपीट करता हूँ। इंसुलेशन ग्लास एफ, एफ का मतलब होता है, ये कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं। एफ जब आपका मोटर जो डिजाइन किया गया है उसका इंसुलेशन के अंदर हम ये एक्सपेक्ट ये सोचा गया कि 40 डिग्री आपका एम्बिएंट टेम्परेचर रहेगा नॉर्मली। उसके ऊपर आपका 105 डिग्री सेल्सियस भी अगर चला गया आपका मोटर का अंदर का टेम्परेचर, तो इंसुलेशन कुछ नहीं होगा। उसके ऊपर 10 डिग्री का थर्मल का मार्जिन है बस, इट इज नॉट कि इसके लिमिट जाना चाहिए करके, आपका थर्मल मार्जिन है आपका, ठीक है। तो ये डेल्टा है 10 डिग्री सेल्सियस, इसके ऊपर गया तो आपको इंस्टॉलेशन ऐसे ही ब्रेक हो जाएगा। तो इंस्टॉलेशन क्लास एफ का मतलब ये होता है इसके अंदर। सिमिलरली सबका अलग अलग है, एच का 180 है, बी का 130 है, 120 105 है। ये समझा? तो मतलब ये मैक्सिमम जो एम्बिएंट टेम्परेचर जो नॉर्मली अगर 40 डिग्री तक होगा तो इश्यू नहीं है, उसके बाद भी 105 गया फिर भी हाँ, कोई इश्यू नहीं है ऐसा। आप बिल्कुल बिल्कुल, आपका मोटर जो लगा है 40 डिग्री सेल्सियस पे तो बात ही नहीं कर रहे अपन। उसके बाद सपोज कुछ कारणवश मोटर शाफ्ट जाम हो गया, लाइन लॉक हो गई, या वोल्टेज बढ़ गया, करंट खिंच गया, पावर फैक्टर डाउन हो गया, जो भी आपका केबल ही सपोज जल गया, एक फेज आ ही नहीं रहा है, तो हाई करंट हो गया। हाई करंट हो गया मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा उसका। तो 105 डिग्री सेल्सियस अबव देन 40, यानी 40 तो एम्बिएंट रहेंगे ही रहेंगे, उसके ऊपर 105 डिग्री सेल्सियस भी चला गया अबव देन दैट, तो मतलब 145 डिग्री सेल्सियस बेसिकली चला गया, तो भी मोटर की इंसुलेशन को कुछ नहीं होगा। समझा? और ये क्लासेस अलग, अभी आप ये बोल सकते हैं कि सर हम फिर सारे क्लास एच क्यों ले लेते हैं अपन। ये जितने भी आप हाई क्लास जाओगे ना, कॉस्ट बढ़ जाता है मोटर के इसके अंदर। ये बहुत ही ट्रिकी ट्रिकी है कि आपका कॉस्ट कम करना प्रोजेक्ट के अंदर आपको। ये बेसिकली बहुत लोगों को मालूम नहीं रहता है, इतना डिटेल में कोई जाता नहीं है, एट द डिजाइन इंजीनियर आपको मालूम होना चाहिए। आपको जब डिजाइन कर रहे हो तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट कॉस्ट भी एक चीजें मैटर करता है उसके अंदर। प्रोजेक्ट कॉस्ट के अंदर आपको इतना बारीक सिर्फ आप ही को मालूम रहता है कि कहाँ मैं कम कर दूंगा तो कॉस्ट कम हो जाएगा। आपको मालूम है कि आप मोटर डिजाइन कर रहे हो या आप डिसाइड कर रहे हो, तो आपको मालूम है कि इतना जाता नहीं वाला, तो मैं क्यों एच क्लास जाऊं, मैं ए बी क्लास जाता हूँ। तो आपका कॉस्ट कम से कम 20% से डाउन हो जाएगा आपका। तो बेसिकली कॉस्ट में खेलने के लिए आपके लिए बहुत चांस रहता है, तो इसलिए ये डिटेल से आप ही को मालूम रहता है।
मेंटेनेंस वाले को भी नहीं मालूम होता इसका मतलब क्या हो रहा है करके। हाँ सर, ये मतलब मोस्टली मैंने जितने मोटर देखे हैं सर, मोस्टली सब में इंसुलेशन क्लास एफ ही रहता है। मतलब हम्म। अपन बी भी यूज कर सकते हैं, मतलब हाँ, मोस्टली सब एफ ही क्यों यूज करते हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिक रीजन है क्या और क्या? नहीं सेफ रहने के लिए करते बेसिकली, और कुछ नहीं। मैंने ऐसा कुछ किसी को थॉट जाता नहीं है, आप बीबी यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं उसके अंदर। क्योंकि आपका अगर आपका स्टार्टर और आपके एमसीबी और आपने अच्छे रेटिंग का लगाए आपने ना, तो एफ तक जाने की नौबत ही नहीं आती। हम क्या करते हैं, ओवर डिजाइन करने की कोशिश करते हैं। हम इसके अभी मोटर लगाए उसके पहले तो कहीं एमसीबी लगी होगी ना कहीं। तो अगर आपने वो एमसीबी अगर सपोज 5 एम्पेयर की अगर मीटर मोटर है 5 एम्पेयर की, एमसी में 6 एम्पेयर का लगा दिया मैंने, तो मेरा सेफ है। तो मैं इतना हाई करंट जानने के पीछे लॉजिक क्या रहेगा, करंट ज्यादा ड्रॉ करेगा बेसिकली पहले। करंट ड्रॉ करते वक्त ये ट्रिप हो जाना चाहिए मेरा एमसीबी। यहाँ मैंने अगर लोग क्या करते जनरली 5 एम्पेयर का मोटर है ना, यहाँ दिमाग लगाते हैं 16 एम्पियर, 25 एम्पियर, वो ट्रिपिंग से बचने के लिए। और सर वो ट्रिपिंग आता बार बार क्यों करना, ठीक है साइज ज्यादा बढ़ा दे। इस केस में क्या होता है, जलते जलते ये कभी ट्रिप नहीं करेगा, मोटर जल जाएगी इधर, क्योंकि उतना करंट ले नहीं रहा वो, तो वो लेंगे 10 एम्पियर 12 एम्पियर, पर आपका ट्रिप ही नहीं कर रहा। 5 के अगेंस्ट जाओगे 10 एम्पियर, डबल करंट ले लिया उसने, तो भी आपका सिस्टम ट्रिप नहीं कर रहा है। आपने उसका साइजिंग बरोबर नहीं लगाया आपने उसके अंदर, तो फिर आपको एक फ्लैश जरूरत पड़ती है भैया, ज्यादा जले ना करके। अगर आपने साइजिंग बरोबर किया, उसका करंट के हिसाब से बरोबर मैनेज किया आपने, तो इतना जरूरत पड़ती नहीं आप। सर मतलब ये चेंजेस क्या आता है मोटर का, कुछ मटेरियल का चेंजेस आएगा, मतलब हाँ इस हाँ, बी में जा रहे इंसुलेशन के अंदर जो उसका एक मटेरियल तो वही रहता है, मटेरियल वही रहता है। मटेरियल के ऊपर इंसुलेशन चढ़ाते हैं ना अपन, जो आपका केबल के इंसुलेशन नहीं होता, केबल का इंसुलेशन, केबल के अंदर एग्जांपल केबल पकड़ोगे, केबल के अंदर हैं? मटेरियल वही रहता है। कॉपर एल्यूमिनियम का जो 1 स्क्वायर mm एग्जांपल समझते, 1 स्क्वायर का ही केबल रहता है उसके अंदर। ये जो एक एक रॉड जा रहा है ना, तो 1 स्क्वायर का रहेगा। इसके ऊपर जो इंसुलेशन चढ़ाते हैं ना, वो मैटर करते हैं इसके अंदर। कि हीट होगा तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, जलेगा नहीं। ये हीट होगा तो इंसुलेशन उसको रोक लेगा, वो डैम्पिंग का काम करता है उसके अंदर। तो जैसा जैसा आप बढ़ाते रहोगे इंसुलेशन उतना हेवी लगाते हैं उसके अंदर अपन। आप जनरली देखोगे यहाँ पे साउंड प्रूफ रूम, देखो साउंड प्रूफ रूम्स। अब थिएटर हो गए, थिएटर के अंदर, थिएटर में इंसुलेशन बहुत बड़ा बड़ा चीज मैटर करता है, ताकि साउंड बाहर ना जाए। साउंड सब सेम रहता है, सेम केबल केबल और मोटर के लिए भी है। साइज सेम ही है, क्योंकि वो साइज बड़ा कर देंगे ना, तो मोटर का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा आपका। आप स्क्वायर एमएम से नहीं खेल सकते आप। तो स्क्वायर एमएम से खेलोगे तो उसका बाकी लॉस इतने कुछ बढ़ जाएंगे, वो उससे नहीं खेलते। जनरली आप ज्यादा मांगोगे तो क्या करते, उसी पे ही इंसुलेशन का लेवल बढ़ाते हैं, लेयर बढ़ा देंगे या इंसुलेशन का मटेरियल चेंज कर देंगे उसके अंदर। बेसिकली डीपीसी पेपर बोलते हैं उसको, डबल प्रोटेक्शन पेपर बोलते हैं, डीपीसी बोलते हैं। तो डीपीसी का लेयर बढ़ा देंगे, 1 mm का जगह 1.5 mm का लगाएंगे, ताकि वो टेम्परेचर ज्यादा विस्टैंड कर सके। अब 1.5 mm का लगाना पूरे मोटर के कॉइल को लेके, मोटर की कितनी वाइंडिंग रहती है, कम से कम 1000 2000 वाइंडिंग रहती है, उससे टर्न्स रहते हैं मोटर के अंदर। तो सब में उतना पेपर लगाना, तो कॉस्ट नहीं बढ़ कॉस्ट बढ़ जाता है ना चीजों को लेके। तो बेसिकली ये इंसुलेशन कितना आपका टेम्परेचर सहन कर सकता है, ये बेसिकली उसके लिए, ये वो चीज डिफरेंस दिखाता है। मोटर के मटेरियल में फर्क नहीं पड़ता, मोटर के अंदर टेम्परेचर सहने की ताकत बढ़ जाती है बस। सर ये इंसुलेशन क्लास एफ तो लिखा अपन ने, बस सादा टेम्परेचराइज ये अपन ने वो बी लिखा है। हाँ मतलब वो टेम्परेचराइज बी अभी बताना बाकी है, मतलब ऐसा है? हाँ, टेम्परेचर बी मतलब इसी के साथ बताने वाला था, आपका डाउट खत्म हो ओके गया। ओके ओके। हाँ, इंसुलेशन क्लास एफ मटेरियल लगा है। टेम्परेचर राइज बी मतलब इसके अंदर 80 डिग्री है ना, 130 80 डिग्री सेल्सियस, टोटल 130 आता है। ये इतना राइज तक का ठीक है करके, वो इंसुलेशन क्लास 155 का है, विद बी राइज मतलब इतना राइज उसके लिए सफिशिएंट है, मतलब सेफर लिमिट मेंशन करने के लिए रहता है बेसिकली। 130 डिग्री सेल्सियस उसका बी राइज है उसका। सर वापस वापस। एक मिनट वापस को मिटाता हूँ। इंसुलेशन क्लास F 155 है,
विथ बी राइज जो हो गया ना, तो जो बी क्लास का नहीं है क्या इसके अंदर इतना 80 डिग्री सेल्सियस, या इसके अंदर सॉरी अपने 105 है अपने इधर वाला, 105 डिग्री सेल्सियस का रेज इसके लिए ओके है, परमिशन टेम्परेचर राइज विथ बी राइज 105 डिग्री सेल्सियस का, इतना राइज होगा उसका अंदर करके विथ बी राइज दिखाया जाता है। ये ए बी सी उसके अंदर आता है। ए राइज नॉर्मली हो गया अपना एम्बिएंट टेम्परेचर, विद बी राइज 105 डिग्री सेल्सियस का, बी राइज एक्सेप्टेबल उसके लिए। तो बेसिकली तो is more than sufficient to write. With B rise is just adding on the information, कुछ चेंज नहीं हो रहा उसके अंदर से, पर कोई कोई मोटर में लिखते हैं उन लोग चीजों को लेके, बट इंस्टीट्यूशन क्लास एफ भी रख दिया आपने तो भी सफिशियंट है उसके अंदर। बी rise is added information। तो सर मतलब ये जो टेम्परेचर राइज जो बी है वो भी इंसुलेशन के रिस्पेक्ट में ही है ना? हाँ हाँ तो मतलब सर इंसुलेशन एफ तो ऑलरेडी 155 है, तो फिर ये टेम्परेचर राइज बी का बताने का शो करने का मतलब क्या, मतलब फंडा पता नहीं चल रहा, मतलब ऐसा हो गया है। चलो वो टेम्परेचर राइज का मतलब एफ में भी टेम्परेचर राइज का लिखा हुआ है मतलब 105, और बी में भी 80 लिखा है, मतलब को रिलेट किस तरह से करें, मतलब कुछ। कोरियर काम करता है। मैं आपको इसको इसमें एक कॉपी ब्लैंक शीट देख रहा था। ब्लैंक शीट दिख रही है क्या आपको? ब्लैंक शीट है, तो सर ब्लैंक शीट शेयर, ठीक है इसे बताने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। ठीक, क्लास बी जो होता है ना, क्लास बी एक इंस्टॉलेशन क्लास हो गया है, पर क्लास एफ इंस्टॉलेशन क्लास विथ बी राइज मतलब क्या होता है कि बेसिकली उसका थर्मल मार्जिन की तरफ से हमें देखा जाए चीजों को लेके। थर्मल मार्जिन मतलब अगर हम बोलेंगे कि 105 के अंदर वो एडेड आ गया पहले से उसके अंदर, मैंने आपको पहले ही कहा कि उसके अंदर एक मार्जिन दिखाने की कोशिश की जाती है उसके अंदर, कि ये एक्स्ट्रा मार्जिन उसको मिल रहा है उसके अंदर। अभी आपको समझाने के लिए आपको मैं आपको दूसरा नेमा का आपको दिखाता हूँ उसके अंदर। आपको नेमा का एक और मोटर नेम प्लेट है मेरे पास, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, इसी में ही आप कंफ्यूज हो रहे हैं इसके अंदर, तो आपको दूसरा नेम प्लेट दिखाता हूँ मैं, उसका डिफरेंट टाइप पे लिखा हुआ थोड़ा सा, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हेलो हेलो। हाँ सर। हाँ, यस सर। तो क्लास बी का बेसिकली यहाँ पे वो शीट आपको नहीं समझ में आ रही, इसलिए मैं आपको समझा नहीं पा रहा। तो आपको मैं एक और शीट दिखाता हूँ मैं बी राइस का, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर ही कैसे इनग्रेव्ड है। बेसिकली थर्मल मार्जिन है, थर्मल मार्जिन ऑफ अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस रहता है, तो इसी के अंदर ही एफ क्लास के अंदर ही आ गया है वो, ये इसके अंदर ही घुस जाता है। पर आपको एक चार्ट में दिखाता हूँ करके आपको, ताकि आप समझ में आ जाए आपको चीज़ें, ठीक है। ये चार्ट में बताने की कोशिश कर रहा तो वो कंफ्यूज हो जा रहे हैं अपन खुद ही, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात, क्योंकि इसके अंदर ही आ गया तो बी क्लास की जरूरत क्या है। तो उसके अंदर एक दूसरा चार्ट रहता है, बी क्लास का राइस कैसे उसके अंदर डिफ्रेंशिएट होता है उसके अंदर। तो वो आपको मैं चार्ट दिखा दूँ थोड़ी देर बाद, उससे आपको क्लियर हो जाएगा डाउट उसका, ठीक है। वो अलग से हाईलाइटेड है, बी क्लास अलग से हाईलाइट किया गया उसके अंदर, कि ये बी क्लास का मार्जिन डिफाइन किया जाता है इसके अंदर। तो वो मैं चार्ट दिखाऊंगा तो आपको उसमें कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा उसमें, ठीक है। ओके। इसमें कितने कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि इसमें एक ही लाइन दिख रही है, वो दूसरे वाले में शेडेड लाइन है पूरी, तो शेडेड लाइन के अंदर आपको गैप दिखेगा कहाँ पे बी राइज का इम्पैक्ट आ रहा है चीजों को लेके ना। तो वो आपको मैं दिखाता हूँ आपको मैं, ठीक है। दूसरा दूसरा एक मेरे पास वो है नेमा का ही एक शीट है, उसके अंदर मिल जाएगा मेरे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आता है ड्यूटी साइकिल। ड्यूटी साइकिल S1 लिखा है, S1 का मतलब क्या होता है? कंटिन्यूअस।
अब S1 ही सिर्फ नहीं होता है, इतने सारे ड्यूटी साइकिल होते हैं इसके अंदर। IAC नॉर्म इतने सारे ड्यूटी साइकिल बताता है, S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8। अब आपका कैसा ड्यूटी है मोटर का, उसके ऊपर ड्यूटी साइकिल आपको डिफाइन करना है। एग्जाम्पल कंटिन्यू ड्यूटी है, कंटिन्यू मोटर चलने वाला है, वर्क एट ए कांस्टेंट लोड फॉर एनफ टाइम रीच द टेम्परेचर। कांस्टेंट लोड है बेसिकली, कंटिन्यू चलने वाला है, S1 ड्यूटी साइकिल हो गया आपका। आपका शॉर्ट टर्म ड्यूटी है कि वर्क एज ए कांस्टेंट लोड बट नॉट लॉन्ग इनफ टू रीच द टेम्परेचर, मतलब कांस्टेंट लोड लेता है बट रेस्ट पीरियड है लॉन्ग इनफ मोटर रीच एम्बिएंट टेम्परेचर, उसको रेस्ट भी उतना ही मिलता है। शॉर्ट टाइम के लिए कांस्टेंट लोड लेके जाता है पर लंबे टाइम के लेके नहीं जाता है। इंटरमीडिएट पीरियोडिक ड्यूटी टाइप, जैसे अलग अलग ड्यूटी टाइप में लिया है पूरे इसके अंदर, लोड एंड स्पीड चेंज हो रहा है क्या। तो बेसिकली आपके ऊपर किस कौन सा लोड चलाने वाले उसके ऊपर उसके ऊपर ड्यूटी साइकिल डिफाइन होता है चीजों को लेकर। और आपका शॉर्ट टाइम है कि भैया कभी चलेगा, 1 घंटे में 5 मिनट चलने वाला है, तो शॉर्ट टाइम ड्यूटी हो गया आपका। आपको कंटिन्यू चलने वाला है तो कंटिन्यू ड्यूटी हो गया आपका। तो इस हिसाब से ड्यूटी साइकिल आपको डिफाइन करना पड़ेगा। आप जब प्रोक्योर करोगे मोटर तो आपको ड्यूटी साइकिल बतानी पड़ेगी, उसके अंदर कौन ड्यूटी साइकिल का आप मांग रहे हो। ठीक है, इसमें कोई डाउट है ड्यूटी साइकिल पे? सब मोस्टली तो ये इंटरमीडिएट हो या कुछ भी हो, बस हर एक चीज में तो S1 ही ले लेते हैं ना। हाँ हाँ, S1 S2 S3 के अंदर ही सब कुछ हो जाता है। पर बहुत ही हाई पेट्रोल रिफाइनरी जो होते हैं ना, उसके अंदर S8 S7 तक जाता है। S7 इज नॉट फॉर दैट, आपने अपने रेगुलर काम के लिए नहीं जाता है S7। पीरियोडिक लोड जो रिफाइनरी होते हैं, जहाँ पे ऑयल रिग्स होते हैं, जहाँ पे ऑयल फिल्ट्रेशन होता है, उसके अंदर काफी चेंजेस होते हैं। उसके अंदर ऑयल लाइन में फीड करना रहता है ना, तो लोड वेरिएशन बहुत आते हैं उसके अंदर। तो जहाँ पर लोड वेरिएशन एक ही लाइन में, आपको सपोज आपका लाइन के ब्रांचेस बने हैं, आपको सब एक मोटर है आपका, उसमें 2-3 ब्रांच पे जा रहा है, एक लंबा ब्रांच छोटा ब्रांच। आपको एट ना एक ही ब्रांच चलाना है, तो ये कंटिन्यू उसके ऊपर क्या होता है, इसमें ज्यादा लंबा है, ये छोटा है लेंथ, ये बड़ा है, तो आपको अलग अलग लोड एंड स्पीड चाहिए उसके ऊपर। तो उस टाइम पे एसेट आता है। बेसिकली रिफाइनरीज नहीं होते क्या, बड़े बड़े मोटर लगाते हैं, एक ही मोटर 3-4 लाइन को फीड कर सकता है अलग अलग टाइम पे, अलग अलग टाइम पे, उस टाइम पे एसेट आता है। जनरली जो हमारे छोटे छोटे मोटर रहते हैं, S1 S2 S3 में ही खत्म हो जाते हैं उसके अंदर। तो वो ये स्पेसिफिक, फर्क क्या पड़ता है, मतलब ये ड्यूटी साइकिल से, मतलब कोई भी लगा दे, मतलब फर्क क्या किस में, एफिशिएंसी में पड़ेगा कि एफिशिएंसी में करंट? मोटर की नहीं, करंट में भी नहीं पड़ता। मोटर का जो डिजाइन रहता है ना, उसके इंसुलेशन, उसका जो अभी सपोज आप 10 किलोवाट का मोटर लिया आपने, कंटिन्यू चलने वाला है, तो उस हिसाब से इंसुलेशन और उस हिसाब से उसका इंसुलेशन बनाया जाता है। अगर आपने एसेट लिया है तो उसको मालूम है इसके ऊपर फ्लक्चुएशन बहुत आने वाला है, इसके ऊपर लोड एकदम से आएगा, एकदम से स्पीड ज्यादा चाहिए, फिर स्पीड कम चाहिए, इतना वेयर एंड टियर मोटर पे आने वाला है, शाफ्ट के ऊपर आएगा, मोटर के ऊपर आएगा। तो उस हिसाब से उसका आर्मेचर और उसका शाफ्ट वो डिजाइन किया जाता है उसके अंदर। शाफ्ट आर्मेचर और आपका जो वाइंडिंग रहता है ना, उसका अंदर जो इंसुलेशन चढ़ाते हैं तो उतना फ्लक्चुएशन झेल सके, उसके लिए डिजाइन किया जाता है। अपन एक गाड़ी का गियर जैसे हो गया, गाड़ी का गियर में आप कंटिन्यू बहुत ऑपरेट कर रहे हैं और कम ऑपरेट कर रहे हो, तो गाड़ी वेयर एंड टेयर आता चालू हो जाता है चीजों को लेकर। अगर वैसे भी आपने ऐसा आपने बेल्ट टाइप गियर ले लिया आपने, चेन एग्जांपल, बेल्ट टाइप चेन ले लिया आपने, तो उसमें फर्क नहीं पड़ता, उसमें आपको कितना भी करो वो खराब नहीं होता। आपने स्पॉकेट टाइप लिया आपने, तो जितना आप घुमाओगे उतना लूज होते रहता है। तो अगर हाई स्पीड मोटर बाइक्स रहती है, उसके अंदर चेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि उतना हाई स्पीड में गियर चेंज करना रहता है उसको। और अपने नॉर्मल स्प्लेंडर गाड़ी का गियर मैच करोगे तो उसमें मैच ही नहीं होगा, दोनों काम वही करते, गियर ही चेंज कर दो, पर उसका जो स्पीड में करना है, उसको जो लोड पे करना है, वो इम्पैक्ट करता है। इस हिसाब से उसकी क्वालिटी चेंज हो जाती है। आर्मेचर का अलग क्वालिटी रहेगी, उसके अंदर शाफ्ट अलग क्वालिटी का बनेगा, उसके अंदर स्टेटर जो बनेगा वो थोड़ा अलग टाइप का बनेगा, कि उसको उतना लोड झेलना है। ये बेसिकली छोटे लोड पे नहीं होता है, मतलब 1 2 5 7 किलोवाट की बात नहीं कर रहा मैं जनरली 100 किलोवाट, 500 किलोवाट, रिफाइनरी में जो बड़े बड़े मोटर जो अंदर रहते हैं ना, उसकी बात कर रहा हूँ। ये बड़े मोटर से इम्पैक्ट प्ले करते हैं। आपको 100 10 किलोवाट, 10 5 किलोवाट पे ये छोटा साइकिल नहीं आती है। अब मांगोगे भी तो नहीं मिलेगा, इतना कॉस्ट है, इतना महंगा पड़ेगा, आपको मिलेगा भी नहीं, पहली बात ये सेट आपको। ओके।
फिर आता है आईपी रेटिंग। आईपी रेटिंग बेसिकली इंग्रेस प्रोटेक्शन रेटिंग है। 55 का क्या मतलब होता है, ये आईपी का टेबल है पूरा इसके अंदर। ये देखिए पहला डिजिट जो रहता है, फर्स्ट डिजिट है कॉन्टैक्ट प्रोटेक्शन और फॉरेन बॉडी प्रोटेक्शन, और सेकंड डिजिट बताता है वाटर प्रोटेक्शन का लेवल क्या है। ठीक है। अब 55 था हमारा, तो क्या हो गया जनरली, 55 पकड़े, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कॉन्टैक्ट विद अ वायर, कॉन्टैक्ट प्रोटेक्शन हो गया। और फॉरेन बॉडी मतलब डस्ट प्रोटेक्शन, तो डस्ट प्रोटेक्शन करेगा। और यहाँ आपके अंदर वाटर चेंज हो गया आपका 55 के अंदर, या 55 पकड़ोगे तो ये सेकंड डिजिट बताता है आपको वाटर से कितना प्रोटेक्शन मिलेगा। 5 ही पकड़ोगे 55, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट बीम वाटर। और जैसे ही आप 6 पे जाओगे, तो प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्ट्रांगली बीम वाटर। ये आपको वाटर का इंटेंसिटी, सेकंड डिजिट बेसिकली वाटर प्रोटेक्शन के बारे में बताता है। जैसे जैसे रेंज बढ़ाओगे, तो उतने महंगे भी हो जाएंगी मोटर, और उतना को प्रोटेक्शन भी मिल जाएंगे उसके अंदर आपको। ठीक। ये आईपी सब जगह लागू है, आई थिंक मोबाइल पे भी ये आईपी रेटिंग लागू होता है। मोबाइल में 68 ना चालू हो गए, तो प्रोटेक्शन सब में अभी हर मोबाइल 68 बोलता है खुद, IP68। तो 6 मतलब डस्ट प्रोटेक्शन हो गया, और आपका 8 मतलब प्रोटेक्शन अगेंस्ट परमानेंट सबमर्सिबल इन वाटर। तो आजकल वाटर प्रूफ मोबाइल नहीं आते क्या आजकल, तो 68 बोलते खुद को, तो वो ये हो गया। तो मोटर के अंदर भी आता है। अभी क्या करने वाला है, आप सबमर्सिबल ही जाने वाला है, 68 जाना पड़ेगा आपको। सबमर्सिबल में तो पूरा पानी में रहने वाला है वो, तो उसका तो टाइप पे लगाता है। पर ये रेगुलर मोटर भी अगर आपको गलती से मालूम है पानी वानी बरसात आ गई और डूब जाएगा मोटर, तो 68 मंगाना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट? फिर ये पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर बेसिकली नो लोड पावर फैक्टर बताता है यहाँ पे चीजों को लेके, कि मैक्सिमम पावर फैक्टर उसका 0.83 तक के ऊपर जाएगा नहीं चीजों को लेकर। ठीक है। ये एम्बिएंट टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस के लिए बना है। और कुछ कुछ चीजें इसके अंदर नहीं दिखाई गई है, उसलिए मैंने यहाँ पर रखा, मैंने नेमा के हिसाब से। एक रहता है कोड, एक रहता है सर्विस फैक्टर। पर देख, सर्विस फैक्टर, सर्विस फैक्टर मेंशन करना पड़ता है यहाँ पे, SF करके रहता है, कोई कोई मोटर पे रहता नहीं, कोई रहता है करके। पर सर्विस फैक्टर इंपॉर्टेंट पैरामीटर रहता है। जब डिजाइन करोगे तो आपको बताना पड़ेगा सर्विस फैक्टर क्या चाहिए करके आपको। ठीक है। सर्विस फैक्टर मतलब बेसिकली क्या होता है, मैं यहाँ बताता हूँ आपको। यहाँ पे अगर अदर देन 1 आपका सर्विस फैक्टर आ रहा है, तो उसके अंदर आपको अलग से मेंशन करना पड़ता है सर्विस फैक्टर आपका क्या है करके। अगर 1 के अलावा आ रहा है, तो उसका एक फॉर्मूला सर्विस फैक्टर निकालने का, वो आपको दिखाता था चीजों को लेके। सर्विस फैक्टर निकालने फॉर्मूला आता है चीजों को लेके, क्या सर्विस फैक्टर आप मांग रहे हो, और 1 के अलावा सर्विस फैक्टर में क्या होता है इसका मतलब। सपोज 1.2 मांगे, तो व्हाट डज दैट मीन। ठीक है। 1 के अलावा है तो आपको मेंशन करना है उसके अंदर। ठीक है। फिर आता है कोड। कोड बेसिकली एक लॉक रोटर केवीए रहता है ना, उसके अंदर अगर ये रहता है बेसिकली, ये कोड मेंशन करना पड़ता है। एक नेमा कोड लेटर ABCD पूरे कोड्स है। तो ये उसका जो कितने पे लॉक हो जाएगा, लॉक रोटर KVA पर HP, एक टेस्टिंग का पॉइंट ऑफ व्यू से रहता है कि इतना KVA पर HP रोटर लॉक्ड है आपका, इसके नीचे नहीं देने वाला आपका। तो ये बेसिकली वो कोड बताता है इसके अंदर। तो एग्जाम्पल KVA पर HP विथ लॉक रोटर, ये अपने को इतना मिलेगा। जब आप मोटर का जब टेस्टिंग करोगे, तो ये आप देख मांग सकते हो उनसे कि कितना है मेरे लॉक रोटर, KVA प्लस HP लॉक रोटर के साथ। तो ये आपको रेंज मिलेगा 3.15 3.55 का एवरेज रेंज के अंदर रह सकता है। और ये आपको अप्रोक्सीमेट रेंज 3.3 का रहेगा, किलो वोल्ट एम्पियर पर HP। बेसिकली उसका पावर दर्शाने के लिए रहता है चीजों को लेके। इसमें कोई डाउट? नहीं सर।
फिर एक आता है नेमा का नॉर्मल एफिशिएंसी भी आता है, कि इसके अंदर मेंशन करना रहता है, पर बहुत सारे कंपनी करती नहीं है। नेमा का नॉमिनल एफिशिएंसी मोटर का मैक्सिमम एफिशिएंसी दिखाया जाता है 98, 99, 95। ये नेमा कहता है कि नॉमिनल एफिशिएंसी भी दिखाए, पर आजकल वो मेंटेन नहीं है। वेन एवर रिक्वायर्ड आप मांग सकते हैं नेमा का नॉमिनल एफिशिएंसी भी चाहिए तो आपको दे देंगे उसके अंदर, ठीक है। तो बेसिकली मोटर के अंदर ये सारे पैरामीटर हमने पढ़े। इसमें दो चीज रह गई है, एक आपको बी रहा है, इसका आपको नियमा का दिखाना है मेरे को, वो मैं दिखाता हूँ ढूंढ के आपको, ताकि वो ग्राफ समझा पाऊँ आपको मैं। एक वो रहेगा, और आपको एक कोड, आपको मुझे सर्विस सेक्टर का आपको एक ड्राइंग बताना आपको। इसका अलावा कोई डाउट है क्या? नो सर। सर एक एनर्जी एफिशिएंसी वाला भी एक रहता है ना पार्ट? हाँ हाँ, वो तो है ही। वो तो हर बार चेंज होता रहता है, वो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी हमेशा चेंज करती रहती। वो IE1, IE2, IE3 हमेशा अपग्रेड होता रहता। IE3 आज जो है, कल जाकर फिर IE4 हो जाएगा वो। हमेशा ऐसे चीजें अपग्रेड होती रहती है, वैसे चेंज होता रहता है। तो चूज क्या करना है? अब बेसिकली सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी चूज करते हैं उस टाइम का। अगर आज आप लोगे तो आपके फ्रेम साइज, सपोज आपने फ्रेम साइज 160 M लिए, इसको हो सकता है IE2 मैक्सिमम मिले। सीमेंस बोल सकता है मैं IE1 दे सकता हूँ आपको। तो बेसिकली सबसे बेस्ट चूज करना रहता है, सब्जेक्टेड आपका कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। ये फ्रेम साइज के ऊपर फिक्स है कि कोई IE1 देगा, कोई IE2 देगा। सीमेंस, और सीमेंस एग्जांपल सबसे अच्छा कंपनी है इस के ऊपर, मोटर के ऊपर। सीमेंस बोल सकता है कि 160 M फ्रेम साइज के ऊपर मैं आपको IE1 दे सकता हूँ, और गुणफोस बोलेगा सर मैं आपको IE2 दे सकता हूँ 160 M के ऊपर। ये IE1, IE2 ये BOF एनर्जी एफिशिएंसी बताते रहता है कि आज के जो हर साल या 1.5 साल के बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आता है, तो वो लेवल चेंज करता है इसका, हर चीज का। AC का भी चेंज करता है, स्टार रेटिंग चेंज करता है, वैसे ही इसका चेंज करता है कि इसका एफिशिएंसी का IE1 कौन से कैटेगरी में आ गया, IE2 कौन से कैटेगरी में आ गया, तो वैसा वैसे चेंज होता है इसके अंदर। बेसिकली सबसे बेस्ट मांगते हैं, है ना। अगर बॉटम लाइन बताऊँ जहाँ इसको अंदर इतना ना घुसने के अलावा, अगर आपको एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ मैं, सबसे बेस्ट है कि इंडिया सबसे बेस्ट एफिशिएंसी उसको मांगने का, चीजों को लेके। ये फ्रेम साइज में सबसे बेस्ट एफिशिएंसी 3 से कंपनी से लेने का, चीजों को लेके। इंडिया I1, IE2, IE3, IE4 के अंदर रेंज पकड़ के सबसे बेस्ट एफिशिएंसी उसके अंदर, मैक्सिमम एफिशिएंसी इसको मिल सके, वो है चूज करने का। ये हर 2-3 साल में आपका वो चेंज डिटोरेट हो ही जाएगा, सबको मालूम है। पर जब आप प्रोक्योर करेंगे तो सबसे हाईएस्ट एफिशिएंसी पे मांग सकते हैं। पर बाकी ये चेंज हो सकती है एफिशिएंसी। एक बार रिवाइंडिंग करोगे तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो दैट इज नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। मतलब आप मोटर आज लगाया आपने, तो 6 महीने खराब हो जाएंगी, तो आपने एक बार वाइंडिंग को भेजे, तो उसकी एफिशिएंसी डिटोरेट हो गई, एक बार वाइंडिंग खुल गया। तो दैट इज नॉट अ परमानेंट। तो उसे डिजाइनिंग के अंदर वो बहुत ज्यादा मैटर प्ले नहीं करते, क्योंकि बाकी ये चेंज नहीं कर सकते आप। बाकी इंसुलेशन क्लास, ये सब S1 रेटिंग, IP रेटिंग, या कुछ भी चेंज नहीं कर सकते आप, दैट इज फिक्स। वो वन टाइम ही कर सकते हैं आप। तो इसलिए बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है। हम्म। अभी सर्विस सेक्टर पे आते हैं। सर्विस सेक्टर 1 का मतलब बेसिकली क्या होता है, या 1.15 अलग रहता है ना, कि बेसिकली इट कैन बी लोडेड अप टू 100% ऑफ ए लोडिंग, ठीक है। 1 का बेसिकली मतलब होता है कि वो 100% लोड पे जा सकता है। वन वन अगर 1 स्टैंडर्ड है, 100% लोड पे आपको लेके जा सकते हैं। और 1.15 रहता है, कहीं 1.25 रहता है, तो बेसिकली मतलब क्या होता है इसका, कि 115% लोड पे भी आप इसको लेके जा सकते हैं। सर्विस सेक्टर जहाँ पे ये 1.15 आता है, उसके अंदर टाइम भी आ जाता है साथ में, विथ फॉर 3 सेकेंड, फॉर 10 सेकेंड, इसके अंदर टाइम भी मेंशन हो जाता है। अगर आपको लगता है कि आपने मोटर बहुत कट टू कट पकड़ा है, तो आप सर्विस फैक्टर ज्यादा मांग सकते हैं, कि मेरा शॉर्ट टाइम के लिए मोटर, कभी मेरा जो लोडिंग बढ़ गया मेरा शॉर्ट टाइम के लिए, तो मेरे मोटर को इतना ज्यादा साइज ना करूँ, मतलब आपको हमेशा 3 किलोवाट ही रहेगा,
कभी के हो सकता है 3.1 किलोवाट आपको मांग ले कुछ कारण से, तो आप उस टाइम पर पूरा मोटर चेंज नहीं करना चाहते, मतलब पूरा 5 किलोवाट में जाना चाहते आप, और सर्विस वाटे ज्यादा मांग लो उसके अंदर। तो बेसिकली ये गेम प्ले है डिजाइन इंजीनियर का, कि आपको कॉस्ट ना बढ़ाते हुए भी वो चीजें मिल जाए। बेसिकली अगर आपका लोड शॉर्ट टाइम मेंटेनेंस वाला क्या बोलेगा, मुझे मेरा 3.2 किलोवाट का लोड जा सकता है। अब 3 किलोवाट के ऊपर तो 3.2 का तो मिलेगा नहीं, मिलेगा 5 किलोवाट का मोटर, तो इसका कॉस्ट मोटा 25% बढ़ गया। तो इससे अच्छा क्या करोगे आप, तो 1.2 का सर्विस फैक्टर वाला मोटर ले लोगे। ये जब चाहे वो 20% बढ़ा के ले सकता है लोड उसके ऊपर, उसको मोटर के परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं आएगा। समझा? समझा अभी सर्विस फैक्टर का मतलब? यस सर। तो वो शीट एक बचा है, मैं वो ढूंढ के रखता हूँ आपके लिए, ठीक है? नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे तो वो पहले उससे स्टार्ट करेंगे, फिर अपन दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। तो इसमें कोई डाउट है? जरूरी नहीं है आज ही पूछो, कल भी पूछ सकता है, वो उसके लिए कोई इशू नहीं करके। नहीं सर। तो आज हम क्लास क्लोज करते हैं, फिर हम कल आपका शटडाउन है कि विशाल, क्या है आपका शटडाउन है कल हाँ आप? सर, मतलब संडे तक तो वही है।